चलो टेस्ट टेस्ट कैसा था? टेस्ट टेस्ट कैसा था भाई? अरे कुछ तो बोलो भाई। टेस्ट के स्कोर सर जरा बताओ अच्छा जल्दी था। जल्दी क्विकली चैट बॉक्स में। टेस्ट के स्कोर चैट बॉक्स में। हर्षित 137, प्रथम 131, मदन 121, 80 142, very good. Naman 116. जल्दी जल्दी यार, बाकी लोग जल्दी टेस्ट के नंबर बताओ जल्दी क्विकली। बस इतने लोगों ने टेस्ट दिया था क्या? सिर्फ इतने लोगों ने टेस्ट दिया था क्या? जयरन 120, जतिन 110। यार 140 से ऊपर अभी तक एक ही मिला है बस। 140 से ऊपर केवल और केवल एक। संस्कृति 110। अरे पेपर इतना टफ आ रहा है क्या? मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? एनीवन कैन टेल मी सर, मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? पेपर टफ आ रहा है या प्रैक्टिस नहीं हो रही है, क्या दिक्कत है? देखो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। प्रीति पेपर कैसा था? तो प्रैक्टिस कब करोगे बेटा? प्रीति पेपर कैसा था? प्रीति नॉट स्पीकिंग। शिवांगी टेस्ट दिया था? शिवांगी टेस्ट दिया था? प्रीति कैन यू हियर मी? प्रथम मार्क्स कम क्यों है? सर प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हुई थी। तो बेटा प्रैक्टिस कब करोगे? आए दिन नीट आपके क्लोज आता जा रहा है, प्रैक्टिस कम है क्यों भाई? जी। अच्छा पेपर पेपर देख के कैसा लग रहा था? क्वेश्चन कहीं लिखे हुए लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? पहले ये बताओ कि ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या आ गया। ये सर करे हुए लग रहे थे। सर आस्ते इजी वर्मा है था। ज्वाइन आस्ते। हाँ जी प्रीति। सर इजी था। इजी था। गुड। एक दो क्वेश्चंस थे रिव्यू वाला जो ऑप्शन अभी समझ तक नहीं आ रहे थे। अच्छा, रिव्यू वाला ऑप्शन अभी तक चालू हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग क्वेश्चन रिव्यू के लिए अवेलेबल है कि नहीं? सर अभी नहीं हुआ सर। अभी नहीं हुआ? सर मैंने हर सर से बोला था, उन्होंने बोला हो जाएगा। चलो ठीक है। चलो देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एटलीस्ट क्वेश्चन की पीडीएफ तो प्रोवाइड करा दी जाए। ठीक है, मुझे याद दिला देना आप लोग पर्सनली एक दो बार मैसेज करके, मैं उसी को ध्यान रखता हूँ। आप लोगों की डीपीपी की एक दो पेंडिंग हो गई है, तो डीपीपी भी मेरे को थोड़ा सा याद दिला देना। भूल जाता हूँ मैं आप लोगों को डीपीपी प्रोवाइड कराना, क्योंकि टेस्ट वेस्ट आ जाता है फिर गैप हो जाता है तो मेरे दिमाग से निकल जाता है। दो डीपीपी आपको कम से कम आनी है, वर्क एनर्जी पावर की आनी है और एक रोटेशन की आनी है। वो दो पेंडिंग है, मोस्ट प्रॉब्ली मैं कल आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलो फिर आगे की बात करते हैं। हमने बात करी थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ मास। कोई किसी तरीके का डाउट है, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट्स इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया? नो? सर सर हाँ जी बोलो बोलो बोलो। सर हेमिस्फीयर का एक बार बता दो। हेमिस्फीयर याद यस रखो, सर। आपका डेरिवेशन आपके मतलब का नहीं है, कुछ रिजल्ट आपको कहीं मिल जाएगा। ठीक है, वैसे आपके लेवल पे हेमिस्फीयर वगैरह नहीं पूछते हैं।
हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास बोल रहे हो या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहे हो? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट बोल रहे हो, पहले तो ये बताओ। सर जैसे हॉलो हेमिस्फीयर है तो r/2 लेंगे। देखो आपने बोला ये एक स्फीयर है, ठीक है, आपने बोला कि सर ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट आपको पता है अगर ये हॉलो है, मान लो हॉलो है, अगर हॉलो तो इसके अबाउट होता है 2/3 mr², हाँ या ना? यस सर। अगर मैं इसको हेमिस्फीयर बोल दूं और एक्सिस ये वाली रखूं ऐसे, the moment of inertia will remain the same, the only thing is the mass of this portion will be here. अगर कोई एक सिमेट्रिक बॉडी में से एक सिमेट्रिक पार्ट कट किया जाता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओरिजिनल बॉडी जैसे ही रहता है, बस मास जो है वो रिमेनिंग बॉडी का आता है। अगर यही एक्सिस रहती है और ये आपका कैसा है, हॉलो स्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर है, तो आप बोलोगे सर जो हॉलो स्फीयर का होता है वही इसका होता है, बस हॉलो स्फीयर का अगर मास m है तो इसका m मास m/2 हो जाएगा, और अगर इसका मास m दे रखा है तो आपका फॉर्मूला वही रह जाएगा। ओके सर। क्लियर है? किसी का भी होता है, Yes, sir. जैसे मैंने कहा ये स्लाइस होती है, पिज्जा की स्लाइस होती है, ये एक पिज्जा की स्लाइसेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, मैंने कहा सर इसका मास कितना है, कैपिटल M है, तो आप बोलोगे कौन सी एक्सिस के अबाउट चाहिए, मैंने कहा सर ये एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर हो, आप बोलोगे बेसिकली ये किसका पार्ट होगा, एक डिस्क का पार्ट होगा, पिज्जा की स्लाइस इसका एक डिस्क का पार्ट होगा ना, तो जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट वही इसका होगा, बस मास किसका आना है, इस स्लाइस का आना है। अगर इस स्लाइस का मास m है तो आप बोलोगे सिंपल आंसर कितना आ जाएगा, mr²/2 आ जाएगा। अगर डिस्क का मास कैपिटल M है तो इसका मास कुछ और आ गया होगा, स्मॉल m मान लेता हूं, तो सर यहाँ पे स्मॉल mr²/2 आ जाएगा। तो कोई भी छोटा पीस अगर बड़े सिमेट्रिक पीस से कट होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमिलर होगा बड़े पीस के, क्योंकि देखो इसको जब आप घुमाओगे तो डिस्क जैसा दिखेगा नहीं दिखेगा, अगर मैं इसको घुमाऊं एक स्लाइस को तो क्या मुझे दूर से देखो तो डिस्क जैसा फील होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं इस हॉलो हेमिस्फीयर को अगर मैं घुमाऊंगा तो हॉलो स्फीयर जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा जब घुमाओगे तब, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रिमेन द सेम, ओनली थिंग इज दिस मास विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस रिमेनिंग पार्ट का मास। प्रीति क्लियर है ये? यस सर। चलो और कोई? हालांकि ये सब इतना, ये तो फिर भी ऐसे पूछ ले जाते हैं कि अगर इसका है तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, बट ज्यादा अपन आगे से फिगर्स का हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाने मतलब का नहीं होता, ठीक है, स्टैंडर्ड कहते हैं वही पूछ जाते हैं। चलो आज हम बात करने वाले हैं टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम की। देखो भाई आपने बोला एंगुलर मोमेंटम, पहले बात कर लेते हैं और पॉइंट मास। अगर एक पॉइंट मास के लिए एंगुलर मोमेंटम, तो सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम देखो, लीनियर मोमेंटम पता है क्या होता है, आप बोलते हो मास इनटू लीनियर वेलोसिटी, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आप बोलोगे अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है, where p is the linear momentum, r is the, देखो अब एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड about a point or axis। अगर मैंने कहा O के अबाउट अगर मान लो डिफाइन कर रहे हैं तो देखो पॉइंट मास के लिए अगर ये पॉइंट मास है, मान लो इसका मास m है और मान लो ये इस डायरेक्शन में v स्पीड से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, आप बोलते हो कि सर मुझे इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, आपका O है, तो आप बोलोगे सर इस O के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये जिसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो उस पॉइंट से इसका आप क्या निकालोगे, पोजीशन वेक्टर निकालोगे, वो पोजीशन वेक्टर ये है, और इसका लीनियर मोमेंटम होगा, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसी को बोलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। अब देखो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द वेक्टर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन वगैरह निकाला जाएगा,
ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो आप बोलोगे अगर मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चाहिए मतलब क्या, आर क्रॉस बी की डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करोगे, आर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करते हो such that palm is in the direction of the second vector, then the thumb will represent the direction of a cross b। तो आप बोलोगे यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो ये मेरा पहला वेक्टर है r, लीनियर मोमेंटम किधर होगा, इधर की तरफ। तो आप बोलोगे सर देखो stretch your fingers in the direction of first vector such that the palm is in the direction of second vector, then the thumb का है ये अंदर की तरफ। आप बोलोगे यहाँ पे अगर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालेंगे तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसी होगी, अंदर की तरफ। अब ये वेक्टर्स में ये सब चीजें मैंने दोबारा नहीं कराऊंगा क्योंकि वेक्टर्स में हमने डायरेक्शन वगैरह निकालनी सीखी है, तो वो आप सब सीखोगे कैसे निकाली जाती है। बस ये सीख लो कि एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट दी L इज इक्वल टू R क्रॉस P अगर हम बात करें, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M R क्रॉस B, है ना। P को क्या लिख सकते हो, M इंटू B लिख सकते हो। M तो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, M को बाहर रख दिया तो आप बोलोगे R क्रॉस B। अगर इसका सिर्फ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू RP sin थीटा, या फिर आप बोलोगे MRB sin थीटा। ये पॉइंट मास के लिए हम बात करें, किसके बात कर रहे हैं, पॉइंट मास के लिए हम बात कर रहे हैं। फिर थीटा क्या होगा सर, थीटा R वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल होगा। R वेक्टर को आगे एक्सटेंड करोगे, टेल से टेल कनेक्ट करोगे, तो ये जो एंगल आ रहा है थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन द R वेक्टर एंड द B वेक्टर। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सारी मैंने वेक्टर्स में ऑलरेडी बात की है। देखो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर मान लो मैंने कहा सर ये R वेक्टर है, O के अबाउट, ये B वेक्टर है, M मास है इसका, ये पॉइंट यहाँ पर है। अब इसको हम दो तरीके से और लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, M R परपेंडिकुलर इनटू B लिख सकते हो, या फिर M R B परपेंडिकुलर लिख सकते हो। ये सब बातें हम ऑलरेडी वेक्टर प्रोडक्ट में कर चुके हैं। ठीक है, देखो कैसे, मैंने कहा देखो दो तरीके से लिख सकते हो। ये अगर R के देखा जाए तो R के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट, है ना। आप बोलोगे ये अगर ये एंगल देखो कितना है, ये थीटा है, तो आप बोलोगे ये भी थीटा होगा, तो ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, R cos थीटा के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा R sin थीटा के बराबर। तो इसको हम बोलते हैं R परपेंडिकुलर। आप क्या करोगे, V की डायरेक्शन को एक्सटेंड करोगे, V की डायरेक्शन को एक्सटेंड करोगे, और आप बोलोगे सर जिस पॉइंट के अबाउट आपको चाहिए वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ये तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे M इंटू V को, तो भी आपका मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है, तो क्या देखो तरीका क्या है, V की डायरेक्शन को एक्सटेंड करोगे, जिसके अबाउट आपको निकालना है वहां से क्या डाल दोगे, परपेंडिकुलर डाल दोगे उस लाइन पे, वो डिस्टेंस हो जाएगी R परपेंडिकुलर, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे M इंटू V से, तो आपका ये आ जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा तरीका ये हुआ कि सर ये वाला MRB परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है, देखो V के दो पार्ट है, एक ये V है, इस V का अगर मैं देखूं तो ये O है, ये R वेक्टर है। इस V के दो कंपोनेंट होंगे, एक R की डायरेक्शन में होगा और एक R के परपेंडिकुलर। R की डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा, एक R के परपेंडिकुलर आएगा, ये आएगा देखो ये थीटा, तो आप बोलोगे ये होगा V cos थीटा और ये होगा V sin थीटा। तो अगर आपको V का वो कंपोनेंट ले लो जो कि R वेक्टर के परपेंडिकुलर है, वो मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड V परपेंडिकुलर। तो आप उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे R में, तो आप उसको लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो। देखो दो तरीके से, एक तो सिंपल MRB और उनके बीच का एंगल पता होगा तो MRB sin थीटा निकाल सकते हो। दूसरा आपने बोला कि सर V की लाइन को एक्सटेंड करो, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वहां से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डालो, वो डिस्टेंस कहलाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और MR परपेंडिकुलर टू V। तीसरा क्या हुआ सर, R, तो R ले लो, R की डायरेक्शन में V कंपोनेंट आएगा और R के परपेंडिकुलर एक V कंपोनेंट आएगा। R की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम या कहते कोई भी रोटेशन में रोल प्ले नहीं करता। देखो सिंपल सी बात है, एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। मैंने कहा देखो ये एक पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल ऐसा सीधा सीधा चल रहा है तो मेरी मुंडी घूमेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं, सीधा सीधा चला जा रहा है। अगर ये पार्टिकल ऐसा जाएगा तो मेरी मुंडी घूमेगी, मतलब रोटेशन हो रहा है, राइट। उस पार्टिकल को अगर मुझे देखना है तो रोटेशन हो रहा है।
तो जो लाइन मेरे से आंखों से उसको ज्वाइन करने वाली लाइन है, उस पॉइंट को, उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसकी वजह से रोटेशन हो रहा है। अगर उस लाइन के अलोंग ही आप आगे चले जाओगे तो उसकी वजह से कोई रोटेशन नहीं होता है। मैंने कहा सर यहाँ से मैं इस पॉइंट को जोड़ूंगा, ये मेरा आर वेक्टर हो गया और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, मेरी मुंडी बिल्कुल नहीं घूमेगी, वेलोसिटी सीधी सीधी चली जाएगी, मतलब कोई रोटेशन में रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो v का वो कंपोनेंट जो r की डायरेक्शन में होगा वो कोई रोल प्ले नहीं करेगा रोटेशन में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट करता है रोल प्ले। मेरी आवाज आती है सबको? कैन यू हियर मी गाइस? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, आवाज आ रही है। Yes, I will have to rejoin because I can't hear. Now can you hear me people? Yes, sir. Yes, sir. चलो मेरी आवाज चली गई, आ रही थी आप लोगों को? सर पहले भी आ रही थी आपकी आवाज। आप लोगों की आवाज मुझे वापस नहीं आ रही थी, बीच में कॉल आ जाता है ना कभी कभी, तो ये डिस्टर्बेंस हो जाता है। चलो खैर, तो मेरी बात समझ में आया, कहना क्या चाह रहा हूँ? ये कई तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। पॉइंट मास के लिए एंगुलर मोमेंटम आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा देखो ऐसे टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज नथिंग बट इट इज बेसिकली रोटेशनल फोर्स। ये भी जैसे ये अबाउट अ पॉइंट या किसी एक्सिस, देखो अलग अलग पॉइंट और अलग अलग एक्सिस के अबाउट सेम पार्टिकल का मोमेंटम अलग अलग हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। सिमिलरली सबसे पहले तो ये भी आप ध्यान रखो कि इट इज डिफाइंड अबाउट अ पॉइंट और एक्सिस। ठीक है, मतलब अलग अलग पॉइंट और अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग टॉर्क डिफाइन होता है, ठीक है। मैंने कहा टॉर्क अगर देखें एक पॉइंट मास के लिए बात करते हैं तो फॉर अ पॉइंट मास इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। सर आपकी स्क्रीन मैंने आपको क्लियर नहीं है। शायद उस दिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाते टाइम भी, स्क्रीन क्लियर नहीं है, व्हाट हैपेंड? नो सर, क्लियर नहीं है। Wait. There's some network issue. ये आ गई। सर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। बेटा help it. Just hold for a second. Wait for some time. Maybe it will sort out.
नो इधर क्लियर है नहीं? सर अब क्लियर है। अब ठीक है सर। हाँ जी सर। ओके चलो क्या हमने कहा बात कर रहे थे हम टॉर्क की, तो टॉर्क आप कैसे डिफाइन करते हो? आर क्रॉस एफ से। देखो ये आर क्रॉस पी था, हमने आपको याद हो तो मैं बोला जब भी आप किसी चीज में आर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसको मूवमेंट ऑफ बोलने लगते हैं, राइट? जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने एम को आर से मल्टीप्लाई किया था तो वो मूवमेंट ऑफ मास था या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते थे, राइट? This is called moment of linear momentum. R cross P is nothing but the moment of linear momentum. Similarly, this is called moment of force. This is called moment of force, right? R cross F. मैंने कहा जरा देखो, मैंने कहा मान लो ये पॉइंट मास है M है, अगर आप इस पे एक फोर्स लगा रहे हो F ऐसे, आपको टॉर्क पता करना है कि किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट, मैंने कहा एक पॉइंट मास की बात कर रहे हैं तो देखो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बता देते हैं। तो देखो इस पॉइंट से इस मास को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो होगा r। तो अब r क्रॉस s इज टॉर्क। अगर आप चाहो तो देखो आप बोलोगे ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। आप बोलोगे टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो r f sin थीटा। मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहो, डायरेक्शन निकालने का देखो वही a क्रॉस b की डायरेक्शन जैसे निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, एग्जैक्टली वैसे ही हम वहां से निकालेंगे, ठीक है? इसमें भी आप देखो इसको दो तरीके से लिख सकते हो, आप बोल सकते हो r परपेंडिकुलर f लिख सकते हो या फिर r f परपेंडिकुलर लिख सकते हो। कैसे कर सकते हो? मैंने कहा सर एक तरीका जैसे ये
एफ की लाइन को आप ऐसे एक्सटेंड करो और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। देखो आर के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा आर cos थीटा होगा और ऐसे ही आप बोलोगे सर आर sin थीटा होगा, यही तो आर परपेंडिकुलर है। तो या तो आर sin थीटा लिख दो या आर परपेंडिकुलर लिख दो, एक ही बात। मैंने कहा सिमिलरली दूसरे तरीके से आप बोलोगे इस फोर्स के दो कंपोनेंट पॉसिबल हैं, एक आर के परपेंडिकुलर और एक आर के डायरेक्शन में। तो आप बोलोगे ये जो एफ परपेंडिकुलर है वही रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अलोंग दी लाइन वाला जो कंपोनेंट होगा ये आपके फोर्स रोटेशन में इफेक्टिव नहीं होगा। तो आप ऐसा ले सकते हो आर इनटू दिस एफ परपेंडिकुलर, जो एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ना वो। तो देखो टॉर्क निकालने का तरीका भी क्या हुआ कि या तो आप उस फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करो, जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क चाहिए वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो उस एफ पर, और आप क्या बोलोगे सर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, सॉरी एफ इंटू आर परपेंडिकुलर लिख दो। दूसरा तरीका क्या है कि सर आर को आर रखो और आर के परपेंडिकुलर जो फोर्स कंपोनेंट है, आर की लाइन के परपेंडिकुलर जो फोर्स कंपोनेंट है वो वाला मैग्नीट्यूड निकालो और उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो पॉइंट मास से इस तरीके से टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। मैंने कहा सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, शायद आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूले आपको काफी सारे यूज होने वाले हैं। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, कुछ एक न्यूमेरिकल वगैरह से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, रोटेशन में कई बार क्वेश्चन यही आ गया कि उसने आर वेक्टर दे रखा था, एफ वेक्टर दे रखा था, आई कैप जे कैप और के कैप में, और उसने टॉर्क पूछ रखा है। मतलब सिंपल अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना आता था तो भी हम उस क्वेश्चन को कर पाए। तो क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आते हैं, मतलब आर वेक्टर दे देंगे, एफ वेक्टर दे देंगे, या फिर आपको बोलेंगे लीनियर मोमेंटम का वेक्टर दे देंगे और आर वेक्टर दे देंगे और आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको ये एंगुलर मोमेंटम ये सब फॉर्मूले से मतलब नहीं है, वहां पे वो बेसिकली आपको ये देखना चाह रहा है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है या नहीं आता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने कहा चलो मान लेते हैं एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये एक m मास की बॉडी है जो d स्पीड से चल रही है। मुझे यहाँ इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए। आपने बोला कि सर यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है दैट इज b, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है b है, और आप बोलते हो कि सर ये डिस्टेंस है a। मुझे ये बताओ, एक तो ये बताओ कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट o चाहिए जब ये पार्टिकल यहाँ पर है। ठीक है, आप बोलते हो कि सर a पर है तब एंगुलर मोमेंटम बता दो o के अबाउट। ऐसे ये पार्टिकल चल के यहाँ पहुंच गया होगा थोड़ी देर बाद, आप बोलते हो उस टाइम पे आप बोलते हो कि यहाँ पे मान लो b पॉइंट पर पहुंच गया है और अभी भी उसकी स्पीड भी है। तो मुझे ये बताना है कि b पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो l अबाउट o ही निकालना है एट a और b। जब पार्टिकल a पे पहुंच जाए, दूसरे केस में जब आपको निकालना है b पे पहुंच जाए। जरा निकाल के बताओ कितना आएगा। Angular movement of this particle when it is moving along this direction when it is at a, पहला केस, और दूसरा जब वो b पे पहुंच जाएगा तब कितना आएगा एंगुलर मोमेंटम। सर जब ये b पे पहुंच जाएगा तब आप क्या हो, डिस्टेंस ले लो, ये जो डिस्टेंस है जब ये b पे पहुंचेगा तो ये डिस्टेंस b, ये वाली डिस्टेंस b है, ये है डिस्टेंस b और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है c। क्वेश्चन समझ में आया? सर MAV। क्या हो गया? सर MAV। कौन सा वाला केस था, ए का या बी वाले का? सर दोनों का। दोनों का। एनी अदर आंसर?
क्विकली टॉर्क अबाउट ओ। ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे 4 फोर्सेस लग रहे हैं, मुझे टॉर्क निकालना है अबाउट ओ। देखो इसका आंसर आएगा, चाहे वो ए पर हो चाहे आप बोलते हो बी पर हो, उससे मतलब नहीं, आंसर आएगा एम बी है। बिकॉज आप क्या बोलोगे, ये वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की लाइन को ऐसे एक्सटेंड करो, यहाँ से ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आप बोलोगे सर वो ए के बराबर ही होगा, और आप फॉर्मूला लगा दोगे एम आर परपेंडिकुलर इनटू वी। अब ये बॉडी जब बी पे पहुंच जाएगी तो भी लाइन तो यही रहने वाली है ना, इस पे परपेंडिकुलर तो यही रहने वाला है, वो आगे पहुंच जाए पीछे पहुंच जाए उससे मतलब नहीं है। अगर वेलोसिटी सेम है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है तो आप बोलोगे एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन सेम। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कोई डाउट हो तो पूछो यार, एक बच्चे के आंसर आया था केवल। यार समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब आवाज नहीं आ रही। चलो ये आ गया। नमन इसमें क्या बताऊं एक बार और, आपने बोला वेलोसिटी की लाइन में एक्सटेंड करो और जिस पॉइंट के अबाउट चाहिए वहां से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डालो। सर ये परपेंडिकुलर डालोगे तो सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, ए के बराबर। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला का मैंने एक और तरीका बताया था, क्या बताया था, एम आर परपेंडिकुलर इनटू वी। आर परपेंडिकुलर यही होगा। अब ये बॉडी यहाँ पहुंच गई, कोई बात नहीं, अगर उसकी वेलोसिटी भी है तो अभी भी देखो लाइन वही खींचोगे, परपेंडिकुलर वही डलेगा, और आप बोलोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही ए आएगी, तो दोनों ही केस का एंगुलर मोमेंटम एम भी यही आएगा। नंबर क्लियर है अब? बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही भाई, ये आया किसी से? हर्षित, प्रीति, शशांक के आंसर आने बंद हो गए जैसे ये चैप्टर चालू हुआ है। जयरेन, अरे इसमें क्या दिक्कत आ रही, दिक्कत बोलो, कुछ तो बोलो यार, मुंह तो बोलो यार, चुपचाप मत बैठा करो। समझ में नहीं आता, आप लोग ट्राई भी कर रहे हो कि मैं वेट कर रहा हूँ जबरदस्ती का, कुछ बोला तो करो यार। अरे मेरी आवाज आ रही है सब किसी को? जी सर। यस इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है क्या? टॉर्क कैसे निकालना है? आप बोलोगे सर देखो इस पॉइंट के अबाउट चाहिए, इस फोर्स का निकालो। आप बोलोगे देखो कैसे करते हो सर, फोर्स की लाइन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो ये आप निकाल लेते हो ये। तो यहाँ से इसके अबाउट अगर टॉर्क 1 निकालेंगे तो कितना आएगा, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ।
दैट इज 1 into 5, मतलब कितना हो गया 5 न्यूटन मीटर। आपने बोला ये देखो ये फोर्स की लाइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, देखो इसकी वजह से टॉर्क कितना है, टॉर्क तो वही निकालोगे फिर से, देखो 1 into 5 न्यूटन, तो कितना आ गया 5 न्यूटन मीटर। इसकी वजह से निकालो, आप बोलोगे देखो ये आर है, ये आर वेक्टर है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट ले सकते हो, एक आर वेक्टर के अलोंग आएगा और एक आर वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा, क्लियर है। तो आप बोलोगे सर मुझे एफ कौन सा वाला चाहिए, सर एफ परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब ये वाला, तो ये 10 है, ये कितना होगा 10 cos 60, कितना होगा 10 cos 60 चाहिए, तो 10 cos 60 भैया कितना आया, आप बोलोगे सर 10 cos 60 कितना 1/2, 5 सर 5 आएगा। मतलब 5, तो आप बोलोगे सर 5 न्यूटन है ये वाला कंपोनेंट, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर इनटू आर, मतलब अगेन 5 न्यूटन मीटर आ गया, ये टॉर्क फ्री हो गया। ये देखो ये आर वेक्टर है और ये फोर्स है, फिर से परपेंडिकुलर ही है, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा इसकी वजह से टॉर्क, टॉर्क 4 इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर हो गया। अब जरा देखो अगर मैं डायरेक्शन निकालना चाहूं, आर एफ किधर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, आर एफ अंदर की तरफ, आर की डायरेक्शन मैंने स्ट्रेच किया फिंगर्स को, फोर्स की डायरेक्शन में पाम कर लिया तो थंब अंदर की तरफ है, इस केस में भी देखो आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ है, इस केस में भी देखो आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ है, लेकिन इस केस की अगर हम बात करें तो आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन मेरी पाम हुई चाहिए, तो देखो कैसा आ रहा है बाहर की तरफ आ रहा है। वैसे भी देख लो ये वाला फोर्स इसको किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, इधर की तरफ, ये वाला इसको किधर घुमाने की तरफ कोशिश कर रहा है, इधर की तरफ, और ये वाला फोर्स भी देखो किधर की घुमाने की तरफ कर रहा है, इधर की तरफ, लेकिन ये वाला फोर्स इस बॉडी को इधर की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आप बोलोगे नेट टॉर्क क्या होगा, वेक्टोरियल ऐड करना पड़ेगा भाई, तो ये तीनों टॉर्क की डायरेक्शन नीचे अंदर की तरफ आ रही है, ये वाले टॉर्क की डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही है, तो एक को अगर पॉजिटिव लोगे तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव, तो नेट टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 माइनस टॉर्क 4, माइनस को लेकर समझ में आ रहा है, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। क्या ये बातें क्लियर हैं? यस सर। यस सर। एनी डाउट? प्रैक्टिस से ये भाई साहब टॉर्क में उड़े हुए हो इसलिए रोटेशन नहीं समझ में आया, अभी ए क्रॉस बी निकालना नहीं आ रहा है, सब क्रॉस प्रोडक्ट भूल गए हम, वेक्टर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था और तब बोला था बहुत यूज होगा, क्रॉस प्रोडक्ट भूल गया भाई साहब। चलो मैंने कहा ये तो हमने बात की पॉइंट चार्जेस, पॉइंट मासेस के लिए, सॉरी पॉइंट मासेस के लिए कैसे टॉर्क निकालना है। मैंने कहा अगर कोई बॉडी है रिजिड बॉडी, सबसे पहले तो ध्यान रखो रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट मासेस, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट मासेस विल रिमेन सेम। ये कोई भी रिजिड बॉडी है जैसे ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट, ये डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है, ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं रिजिड बॉडी बोलते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, किसी भी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना हो,
किसी एक्सेस के अबाउट निकालेंगे। ऑब्वियसली दिस बॉडी में मोस्टली आप किसके अबाउट निकालोगे, पॉइंट मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट, सॉरी पॉइंट के अबाउट या एक्सेस के अबाउट। मैंने कहा मान लो इसके अबाउट निकालने हैं, ये इस एक्सेस के अबाउट निकालना है, ये एक एक्सेस है, चाहो एक काम करो ऐसी एक्सेस ले लो, ये एक्सेस, इस एक्सेस के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो कैसे करोगे, आप बोलोगे सर कुछ नहीं करोगे सर, ये देखो ये एक पॉइंट मास ले लिया, इसका मास कितना हो गया, डीएम हो गया, ठीक है। क्या क्या, ये एक पॉइंट मास ले लिया और आप बोलते हो सर इसका मान लो ये आर वेक्टर है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी कुछ, मान लो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। और फिर क्या करोगे, पूरी बॉडी का इंडिकेशन कर दोगे। क्या कर दोगे, पूरी बॉडी का इंडिकेशन कर दोगे। तो मैंने कहा सर इससे इंटीग्रेशन करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा, मैंने कहा अगर फॉर अ यूनिफॉर्म बॉडी in pure rotation is happening, L equal to I omega। अगर एक यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म शेप की बॉडी है, ठीक है, एक अगर मान लो यूनिफॉर्म और वो सिर्फ अपनी एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कर रही है, मतलब सिर्फ घूम रही है। प्योर रोटेशन का मतलब आगे पीछे चल नहीं रही, सिर्फ अपनी जगह पे ये यूनिफॉर्म बॉडी और अपनी एक्सिस पे घूम रही है। तो आप बोलोगे जिस एक्सिस के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम चाहिए उस एक्सिस के अबाउट आई निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आप निकालो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, दैट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। कंपेयर करो, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मास की जगह पे एनालॉगस क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एंगुलर वेलोसिटी किसके एनालॉगस है, लीनियर वेलोसिटी। तो अगर एक यूनिफॉर्म बॉडी है और अगर वो प्योर रोटेशन कर रही है, तो जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए उस एक्सिस के अबाउट आप आई निकालो और एंगुलर वेलोसिटी निकालो बॉडी का, आप बोलो उससे क्या करते हो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट विल बी इक्वल टू आई ओमेगा। अच्छा, एक रिलेशन और याद रखो, जैसे टॉर्क जो होता है ना, आप बोलोगे टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। अगर आप बोलोगे आर क्रॉस एफ को लिख सकते हो डीपी बाई डी टी, आर को क्या लिख सकते हो, आर क्रॉस डीपी बाई डी टी, एफ को क्या लिख सकते हो, डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी को क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, आर क्रॉस डीपी बाई डी टी को लिख सकते हो बेसिकली डीएल बाई डी टी। आर क्रॉस पी क्या था, आप बोलते सर आर क्रॉस पी एंगुलर मोमेंटम था, तो आर क्रॉस डी पी क्या हो जाएगा, सर डीएल। समझ में आया, आर क्रॉस पी था एंगुलर मोमेंटम, तो आर क्रॉस डी पी क्या हो जाएगा, सर डीएल। तो आप टॉर्क को डीएल बाय डी टी भी लिख सकते हो। देखो एनालॉगस चल रहा है, अगर लीनियर मोमेंटम की बात करते तो देखो क्या था, सर फोर्स और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन ही आ रहा था। अब फोर्स की जगह पे अगर रोटेशनल फोर्स आया तो आप बोले लीनियर मोमेंटम की जगह पे एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, खत्म, रिलेशन तो वही रहेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में। अब मैंने कहा सर अगर मैंने एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी बॉडी के लिए फॉर अ यूनिफॉर्म बॉडी इज प्योर रोटेशन, देन आप बोलोगे L इक्वल टू आई ओमेगा। मैंने कहा L की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो आप बोलोगे फॉर सच कंडीशन टॉर्क की जो वैल्यू आएगी उसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं केवल, दैट विल बी इक्वल टू आई अल्फा। जैसे आप ये वैल्यू रखोगे आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे बाहर निकाल दो, डी ओमेगा, डी ओमेगा बाय डी टी क्या हो जाता है, अल्फा। अल्फा क्या होता है, एनी इशू, फिर से कोई इशू आ रहा है क्या? सर आप बीच बीच में अटक जाते हो। बीच बीच में अटक जाता हूँ, अभी सही चल रही है? अभी सही आ रही है? हाँ सर ठीक ही आ रही है, मतलब आप बोल दे तो आपकी आवाज बाद में आती है। मेरी आवाज बाद में आ रही है? स्क्रीन क्लियर है?
हाँ सर, स्क्रीन तो क्लियर है, बस वॉइस इशू है, आप बीच में अटक जाते हो और आपके लिप्स पहले चल जाते हैं और आपकी आवाज बाद में आती है। अभी क्या स्टेटस है? अभी भी कोई सिंक की प्रॉब्लम आ रही है ऑडियो वीडियो में? नो सर, अब नहीं आ नो रही सर ठीक है। अब ठीक है सर। चलो, टोक दिया करो, जैसे ही ये प्रॉब्लम आया करे तो ज्यादा वेट मत करो, टोक दिया करो, ठीक है? तो बेसिकली आप क्या बोलोगे, मुझे ये रिलेशन कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको पता होने चाहिए। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ध्यान रखें, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क चाहिए उसी एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे। जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए उसी एक्सिस के अबाउट आपका क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, ठीक है? और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और ये अल्फा क्या एंगुलर एक्सीलरेशन है। तो ये कुछ रिलेशन है, देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होते थे, आप बोलते यहाँ पे देखो एंगुलर फोर्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। ये कुछ रिलेशन है जो आपको बेसिकली अप्लाई करने ही करने हैं। अब आपने बोला कि सर इक्विलिब्रियम की बात याद है? इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, बॉडी इक्विलिब्रियम पे कब होती थी? एनीवन? जब सारे नेट नेट फोर्स जीरो होते हैं। क्या? नेट फोर्स नेट एक्टिंग फोर्स ऑन द जीरो। बॉडी जीरो। देखो, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए था, पहली चीज। वो हम सिर्फ नेट फोर्स जीरो से इक्विलिब्रियम बोल रहे थे बिकॉज अभी तक हमने बातें की थी पॉइंट मासेस के लिए, वहां पे रोटेशन का कोई स्कोप ही नहीं था। बट अगर हम बड़ी बॉडीज के लिए बात करेंगे तो केवल नेट फोर्स नहीं होना चाहिए, ये तो एक कंडीशन होनी चाहिए, इसके साथ साथ एक और भी चाहिए, एंड टॉर्क एक्सटर्नल जीरो होना चाहिए अबाउट एवरी पॉइंट, अबाउट एवरी पॉइंट के अबाउट आप बोलते हो कि टॉर्क एक्सटर्नल भी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तब जाके आप बोल सकते हो कि सर एक बॉडी कैसी है, इक्विलिब्रियम पर है। पॉइंट मास की बात की थी, पॉइंट मास में रोटेशन का कोई स्कोप नहीं था, तो हम बोलते थे केवल नेट फोर्स जीरो से हम बोलते थे बॉडी इक्विलिब्रियम पर है। अब बॉडी में सिर्फ और सिर्फ नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं, रोटेशनल फोर्स मतलब टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, ठीक है? तब जाके आप बोलोगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब सबसे बड़ी बात ये कि टॉर्क एक्सटर्नल अबाउट एवरी पॉइंट इज जीरो। मैंने कहा सर ऐसे तो एक बॉडी का टॉर्क आप कई सारे पॉइंट्स के अबाउट आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो मैं कैसे हर पॉइंट के अबाउट प्रूव करूंगा कि जीरो है? तो इसके लिए आप एक चीज ध्यान रखना कि सर इसमें अगर एफ एक्सटर्नल जीरो होता है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो है किसी बॉडी पर, तो टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम। समझ में आ रहा है? अगर आपका एफ एक्सटर्नल जीरो आ गया, ऑलरेडी आप प्रूव कर चुके हो, तो किसी एक पॉइंट के अबाउट भी अगर आपने टॉर्क जीरो प्रूव कर दिया तो बाकी सबके अबाउट भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज़ इफ नेट फोर्स इज जीरो आप बोलोगे टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम। तो किसी एक पॉइंट के अबाउट जीरो प्रूव कर देना, बाकी के अबाउट अपने आप जीरो हो जाएगा। और अगर किसी एक पॉइंट के अबाउट नॉन जीरो आ गया मतलब बाकी सारे पॉइंट के अबाउट भी नॉन जीरो आ जाएगा, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, आप बॉडी इक्विलिब्रियम पे दो कंडीशन आनी चाहिए, एफ एक्सटर्नल जीरो एंड टॉर्क इक्वल टू जीरो। इसीलिए अभी ध्यान रखना, हम अब इसको बॉडी बोलने लगे, वरना इक्विलिब्रियम को पॉइंट मास बोलते थे या ऑब्जेक्ट बोलते थे। बॉडी मतलब आप रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, बड़ी बॉडीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछने, तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े? अरे कुछ बोलते रहा यस सर। मुझे पता तो चले कि मेरी Yes, आवाज sir. और स्क्रीन है। नेटवर्क का इशू आ रहा है, वैसे ही आप लोग बोलते नहीं हो, समझ में नहीं आता है, लगता है कि ऐसा तो नहीं, चुप हो गया।
अब देखो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग बचा है, अब कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है रोटेशन में। दो प्रॉब्लम सिंपल आती ही आती है, छोटी छोटी चीजें बताते जाऊंगा। मैंने कहा देखो पहली चीज, सबसे पहले हम बात करेंगे कपल की। कपल, व्हाट इज कपल? सबको पता है कपल तो, है ना, सब समझदार लोग हैं। तो कपल क्या होता है? बेसिकली जोड़ा। कपल क्या होता है? जोड़ा। मैंने कहा सर जब भी किसी बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहे हो, कपल का मतलब क्या होता है? जोड़ा। और जोड़ा भी ऐसा नहीं, जोड़ा भी ऐसा होना चाहिए कि वो उसमें कैसे होना चाहिए? टू, सिर्फ दो होने चाहिए, ना दो से ज्यादा हो ना दो से कम हो। ठीक है, ऐसे लोगों को कपल बोलते हैं। टू, नेचर की डेफिनेशन बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने या आजकल लोगों की डेफिनेशन है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। टू ऑपोजिट, ऐसा होना चाहिए ऑपोजिट। ठीक है, सेम नहीं होने चाहिए। सेम नेचर के हो गए तो वो कपल फॉर्म नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू नेचर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऑपोजिट, इक्वल एंड नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर पैरेलल फोर्सेस फॉर्म अ कपल। क्या देखो, ये कपल फॉर्म हो रहा है, दो फोर्सेस हैं, यस, दोनों ऑपोजिट हैं, यस। इक्वल की बात करो तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, यस। नॉन कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के अलाउंग नहीं होनी चाहिए, अलग अलग लाइन के अलाउंग है, यस। एंड पैरेलल है, यस, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, एक ही लाइन के मतलब पैरेलल का मतलब हो गया एक ही लाइन के अलाउंग, ऐसे। तो आप बोलोगे ऐसे केसेस में नेट फोर्स कितना आएगा? आप बोलोगे सर नेट फोर्स तो कितना आएगा? जीरो आएगा। बट टॉर्क नेट जीरो नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे ये बॉडी रोटेट करेगी। कॉमन सेंस अगर देखो, मैंने कहा मान लो यहाँ खड़ा हो जाऊँ मैं, तो ये वाली बॉडी इसको इधर की तरफ रोटेट करानी, ये वाला फोर्स इसको इधर की तरफ रोटेट कराना है। यहाँ खड़े हो तो आप ऐसे लग रहा है ना, इसको ऐसा लगेगा कि नीचे की तरफ रोटेट कराना है। अच्छा, ये वाला फोर्स इसके हिसाब से बॉडी को इधर की तरफ रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। क्या देखो, दोनों फोर्सेस बॉडी को एक ही डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ या ना? यस मतलब Yes, बॉडी sir. रोटेट होगी, करेक्ट? तो आप बोलोगे जब भी कपल एक्ट कर रहा होगा किसी बॉडी पे तो नेट फोर्स तो जीरो आएगा, बट टॉर्क नेट जीरो नहीं होगा, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम पे नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा नोट करेगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम पे नहीं, बॉडी इक्विलिब्रियम पे तब होगी जब वो लीनियर प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे आएगी तब। तो आप टॉर्क निकाल पाओगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आपका निकल जाएगा। तो ये कपल। मैंने कहा सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, देखो आपको पता है सर टॉर्क इज इक्वल टू था डीएल बाई डी। आप बोलते हो इफ टॉर्क एक्सटर्नल इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो गया मतलब डीएल बाई डी जीरो हो गया, मतलब चेंज इन एल जीरो हो गया। एल कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन था, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, राइट? इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि सर इसमें अगर मैंने टॉर्क एक्सटर्नल अबाउट एन एक्सेस लिखा है, अबाउट एनी पॉइंट और एक्सेस, तो सर एंगुलर मोमेंटम भी उसी एक्सेस के अबाउट लिखेंगे आप। अगर किसी एक्सेस के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट आप बोले हो टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है, तो आप बोलोगे उसी पॉइंट या उसी एक्सेस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हो सकता है कि दूसरी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ना हो, क्योंकि दूसरी एक्सिस के अबाउट हो सकता है कि टॉर्क नॉन जीरो हो जाए। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज एवरी ईयर आता ही आता है, तो इस चीज को ध्यान रखें। मैंने एक क्वेश्चन तो मैं भी आपको कराऊंगा, जैसा क्वेश्चन आता है उसी टाइप का। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जिस एक्सिस या जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क एक्सटर्नल जीरो आता है, उसी एक्सिस या उसी पॉइंट के अबाउट आप बोलते हो कि एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है? कंजर्व रहता है। ठीक है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल छोटी सी बात बोले, मैंने कहा सर एक ये देखो, ये एक डिस्क है,
ये ओमेगा से घूम रही है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्क है, ठीक है, गैस तो ऐसे बना रही है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्क है। हाँ जी, यानी कोई डाउट आ रहा है? सर आज बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, स्क्रीन अटक रही है बार बार, अब क्लियर भी नहीं आ रही। बाकी लोग अभी भी दिक्कत आ रही है क्या? हाँ सर, मेरे को भी आ रही है Yes, भाई, sir. सिंक वाला इशू है सर। I don't know. Now the network is coming proper यार, अब तो स्पीड भी अच्छी आ रही है, वाइफ इज हैपनिंग। I don't know, no idea why this is happening. Okay. अभी बेटर आ रहा है? हाँ सर, अब क्लियर है सर स्क्रीन। क्लियर है सर। आवाज में सिंक वगैरह में कोई इशू? नहीं सर, अब सिंक हो गया ठीक। चलो लेट्स सी कितनी देर तक काम करता है। दो दिन से नेटवर्क इशू आ रहे हैं यार, काफी ज्यादा। लगता है टावर लगवाना पड़ेगा सामने। चलो क्या क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये डिस्क थी, इस डिस्क की आप बात करोगे तो सर ये ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। मैंने बहुत जेंटली इस डिस्क पे एक एम मास इधर से रख दिया और एक एम मास इधर रख दिया, क्लियर है। तो आप बोलोगे सर कि नाउ व्हाट इज द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, क्लियर। तो आप बोलोगे, देखो पहले आप बोलोगे लीनियर मोमेंटम कितना था, आप बोलोगे अगर मान लो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट दे रखा है आई,
तो पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, आई ओमेगा। अब आपने क्या बोला, जब ये आफ्टर ये दो पॉइंट मासेस पे जेंटली पुश कर दिए गए, रख दिए गए हैं, तो जरा देखिए इन एम मासेस की वजह से कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं ना इस एक्सिस के अबाउट। आप बोलोगे सर इन दोनों का एमजी नीचे लगने लगा होगा, ये एमजी दोनों इस एक्सिस के पैरेलल हैं, रोटेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं कर सकते, इनका टॉर्क जीरो आएगा, निकाल के देख लो क्यों जीरो आएगा। आप करके देखोगे कि सर ये एक्सिस है, ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट अगर किसी बॉडी को घुमाना है तो आर के ऐसे इस डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। आप अगर नीचे की तरफ कोई फोर्स लगाओगे तो कभी भी कोई भी रोटेशन इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो आप बोलोगे इनका टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट जीरो आने वाला है, क्योंकि ये इस डिस्क को घुमाने में कोई भी रोल प्ले नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे सर टॉर्क तो अभी भी जीरो ही आ रहा है, मतलब एंगुलर मोमेंटम अभी भी कंजर्व रहेगा पूरे सिस्टम का। तो आप बोलोगे अब जब L फाइनल लिखोगे तो कितना आएगा, सर मान लो कि अब जो ओमेगा है वो ओमेगा डैश हो गई है, तो डिस्क के लिए बात करोगे तो डिस्क किससे मूव कर रही होगी, I इंटू ओमेगा डैश प्लस, अब इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखना पड़ेगा। अगर इसका रेडियस r है तो आप क्या लिखोगे, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr² इंटू ओमेगा, ये भी आप ओमेगा से घूम रहे होंगे तो आप देखोगे आई ओमेगा डैश, सॉरी ओमेगा डैश से घूम रहे होंगे डिस्क के साथ, तो आप बोलोगे आई इंटू ओमेगा डैश, और आई कितना होगा पॉइंट मास का, एक पॉइंट मास का, दैट इज इक्वल टू mr², दैट वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा डैश से घूम रही होगी डिस्क, ये एक के लिए होगा, ऐसे दूसरे के लिए भी होगा, तो आप बोलोगे 2mr²। बट आपने बोला ऐसा अगर होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला और बाद वाला कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो आप ओमेगा डैश निकाल सकते हो बाय इक्वेटिंग, दोनों को इक्वेट कर दोगे तो आपसे ओमेगा डैश की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि सर अगर आपका टॉर्क किसी एक्सिस के अबाउट जीरो होता है तो उस एक्सिस के अबाउट बॉडी का, सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, पहली चीज। इसके कई सारे एग्जांपल होते हैं, मैंने कहा फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हो कि सर आपने जिम्नास्ट देखे, जिम्नास्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जिम्नास्टिक जो भी व्हाटएवर इट इज, वो जब वो घूम रहे होते हैं अपने एक्सिस के अबाउट, तो जब वो अपने हाथों को ऐसे फैला देते हैं तो उनकी स्पीड कम हो जाती है, बिकॉज आप बोलते हो सर वो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने कुछ मासेस को एक्सिस से दूर कर देते हैं तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है, तो ओमेगा कम हो जाएगी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है सर, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अगर ओमेगा इंक्रीज होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा डिक्रीज होगी। तो जैसे ही वो अपने हाथों को ऐसे फैलाते हैं तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है इस एक्सिस के अबाउट, जिसके एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहे हैं, तो उनका ओमेगा कम हो जाएगी, तो उनकी स्पीड कम हो जाती है। और जैसे ही वो अपने हाथों को पास लेके आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा कम हो गया, बिकॉज मासेस विल कम क्लोजर टू द एक्सिस, तो mr² अगर आप निकालते हो तो आप बोलते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिक्रीज, तो आप बोलते हो ओमेगा विल इंक्रीज, तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। मैंने कहा बचपन में शायद किसी ने गेम खेला हो, मैंने खेला है इसलिए बता देता हूँ, जो पंखे चलते हैं ऊपर फैन, उस फैन पे हम क्या करते थे कि सर कोई एक टॉवल, पतली सी टॉवल, मतलब बहुत पतली सी टॉवल आप उसके पंखुड़ियों पे टांग दीजिए, तो उनके फैन की स्पीड तुरंत स्लो हो जाती थी। क्या किसी ने ट्राई किया ऐसा कुछ, एनीवन? यस सर। है ना? तो ऐसा करने से आप देखोगे कि सर आपके फैन की स्पीड स्लो हो जाती थी, क्यों? क्योंकि आपने उनका मास बढ़ा दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया तो ओमेगा कम। और जैसे ही उस कपड़े को, आप कपड़ा बहुत हल्का था, उस कपड़े का मास बहुत ज्यादा नहीं होता था, लेकिन m/r² बहुत ज्यादा हो जाता था, ठीक है। सिमिलरली मैंने कहा कि सर अगर उस कपड़े को हटा देते थे तो फिर आप बोलते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, तो ओमेगा बढ़ जाती थी, स्पीड बढ़ जाती थी, राइट। तो ये सब इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आए हैं, तो आप नीट की वजह से क्वेश्चंस भी अगर इसके सॉल्व कर लोगे तो आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बस पहले और बाद में एंगुलर मोमेंटम आपको कंजर्व करना पड़ता है, तो उसके लिए बस एंगुलर मोमेंटम निकालना आना चाहिए, क्योंकि आप गलतियां वहां कर देते हो, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन बने हैं कई बार। तो ये तो बात है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो, वरना फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
इसको उसमें थोड़ा सा हम इसको मतलब कम टाइम मिलता है हमें इस चैप्टर के लिए, वरना इस चैप्टर को रोटेशन को पढ़ाने बड़ा आराम से पढ़ाते हैं अपन 8-10 दिन में। जब तक पहले तो टॉर्क निकलवाना सिखाते हैं आप लोगों को, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम निकलवाने में मैं 2 क्लास लगाता हूँ, इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं। अब प्रेसकोर्स में हमारे पास इतना टाइम तो रहता नहीं कि हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, वरना रोटेशन के बाद मैं बताता हूँ मेडिकल का बच्चा ये बोल के नहीं आता सर मुझे रोटेशन में क्वेश्चन बनेंगे नहीं, इतने क्वेश्चन हम क्लास में ही कर लेते हैं रोटेशन में। अब हमारे पास अभी हम प्रेसकोर्स के टाइम पे तो भाई इतनी टाइम की शॉर्टेज, हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो इसलिए बोलता हूँ आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके मुझसे डाउट पूछोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी यार, ज़्यादा प्रैक्टिस तो मैं यहाँ करवा नहीं सकता ना। चलो मैंने कहा सबसे अभी तक हमने कहा प्योर रोटेशन, और अभी तक हमने बात की प्योर रोटेशन, अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, कोई बॉडी को आप ऐसे घुमा रहे हो राइट, ये प्योर रोटेशन है। अब मैं चाहता हूँ कि सर वो रोटेट होते हुए आगे भी जाएगा, जैसे कि आपने बोला टायर्स व्हील्स जो देखते हैं गाड़ी के, उसको हम बोलते हैं रोलिंग। रोलिंग इज नथिंग बट रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन। रोटेशनल मोशन होता है, ट्रांसलेटरी भी होता है। आप जरा देखो तो इसको हम 2 पार्ट में अलग अलग पढ़ लेते हैं। मैंने क्या कर देखो, अगर ये एक बॉडी है, ये रोटेट कर रही है ओमेगा से, तो आप किसी भी पॉइंट की लीनियर स्पीड निकाल सकते हो। देखो ओमेगा इक्वल टू होता है बी परपेंडिकुलर बाय आर। बी परपेंडिकुलर बाय आर मतलब जिस पॉइंट के अबाउट आप ओमेगा निकाल रहे हो उस एक्सिस से सी है, ये आर, इस आर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ये होती है, ठीक है। ये होता है बी परपेंडिकुलर बाय आर। अगर बी परपेंडिकुलर निकालना है तो बी परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर होगा मैग्नीट्यूड पर, है ना। तो आप बोल सकते हो कि सर जब ये बॉडी सिर्फ अपनी जगह रोटेट कर रही है तो आप बोलोगे इस पॉइंट का देखो इधर की तरफ जा रहा होगा ना, ये पॉइंट इसकी लीनियर स्पीड इधर की तरफ होगा, सिमिलरली इधर की तरफ होगा। लीनियर स्पीड कैपिटल आप लेते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। ऐसे आप बोलोगे ये वाले पॉइंट की स्पीड निकालोगे आर ओमेगा, इस वाले पॉइंट की स्पीड निकालोगे आर ओमेगा, कोई से भी पॉइंट की स्पीड निकाल सकते हो, ये वाले पॉइंट की स्पीड होगी आर ओमेगा, क्या मैं निकाल सकता हूँ, कैसा नो, यहाँ तक कोई दिक्कत। किसी भी पॉइंट की स्पीड आप लिख सकते हो, अगर वो अपनी जगह रोटेट कर रहा है तो आप बोलोगे सेंटर से जो डिस्टेंस आर है उस पे जो पॉइंट है उसकी लीनियर स्पीड होगी आर ओमेगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने कहा सर अब साथ ही साथ अगर ये बॉडी केवल रोटेशन, अब ये केवल ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है ऐसे, तो आप बोलोगे बीसीएम, इसका हर पार्टिकल सेम स्पीड से जा रहा होगा, जो सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल जिस स्पीड से जा रहा होगा आप बोलते हो हर पार्टिकल बीसीएम से ही जा रहा होगा। कोई भी बॉडी जब ट्रांसलेटरी मोशन करती है तो उसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है, वही उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो आपका बन जाता है रोलिंग मोशन। कैसा मोशन बन जाता है, रोलिंग मोशन, मतलब बॉडी रोटेट भी कर रही है और आगे भी जा रही है, रोल करते हुए आगे जा रही है, इसलिए हम बोलते हैं इसको रोलिंग मोशन। अब आप बोलते हो इसमें अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो दोनों का रिजल्टेंट ले लेते हैं। रोटेशन की वजह से देखिए इसमें वेलोसिटी आ रही थी इधर की तरफ आर ओमेगा, और ट्रांसलेशन की वजह से इसमें आ रही थी बीसीएम, सेम डायरेक्शन में आ रही है तो मैं सिंपली आर कर पा रहा हूँ। इस पॉइंट की निकालो, रोटेशन की वजह से इस पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रही थी आर ओमेगा, और बीसीएम देखो इधर की तरफ आ रही है इधर की तरफ आ रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा नेट लीनियर स्पीड निकालने के लिए। अगर आप इस पॉइंट की बात करोगे तो आप बोलोगे रोटेशन की वजह से यहाँ पे आ रही थी इधर की तरफ घूम रहा है तो आर ओमेगा, और यहाँ पे देखो इधर की तरफ आ रही थी बीसीएम, इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ आ रही थी आर ओमेगा और आप बोलोगे आ रही थी बीसीएम। तो किसी भी पॉइंट का आप नेट लीनियर स्पीड निकाल सकते हो बाय टेकिंग द रिजल्टेंट। आइए हम नहीं कोई दिक्कत, अरे आइए ना इस कंसेप्ट किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हो, लीनियर वेलोसिटी। ये रोलिंग का केस है, ये ट्रांसलेटिंग का केस है, रोटेशन, इन दोनों कंबाइन करके तो रोलिंग बन गया, ठीक है। अभी देखो ऐसी एक्सीलरेशन की बात करो, अगर मैंने बोला कि सर ये
एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है अल्फा। तो फिर से वही बात कर दोगे, अगर आपको ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर की तरफ लग रहा होगा आर अल्फा, सर सिमिलरली इधर की तरफ लग रहा होगा आर अल्फा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा आर अल्फा, और इधर की तरफ लग रहा होगा आर अल्फा। यही तो होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये कब है प्योर रोटेशन में। मैंने कहा सर अगर मैं केवल ट्रांसलेटरी मोशन की बात करूं तो सर हर एक पार्टिकल सेम एक्सेलरेशन से जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसीएम। हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा होगा सेम, ट्रांसलेटरी मोशन में हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा होता है सेम। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा जब मैं कंबाइन कर दूंगा तो देखो फिर से नेट एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा हर पॉइंट का। अब आप बोलोगे सर ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है और सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन एसीएम है, तो देखो दोनों का मैंने कहा एक्सेलरेशन निकालो। इस वाले पॉइंट के लिए देखो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो सिंपली क्या कर दोगे आप ऐड कर दोगे, दैट इज इक्वल टू एसीएम प्लस आर अल्फा। इस वाले केस की बात करोगे तो नीचे की तरफ लग रहा है आर अल्फा और इस पॉइंट पे लग रहा है एसीएम। सिमिलरली आप बोलोगे इस पॉइंट की तरफ लग रहा है आर अल्फा और इधर की तरफ लग रहा है एसीएम, और आप बोलोगे ऊपर की तरफ लग रहा है आर अल्फा और नीचे की तरफ ऐसा लग रहा है एसीएम। तो किसी भी पॉइंट का अगर आपको नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करोगे, रिजल्टेंट ले लोगे, यस और नो। तो ये रोलिंग के केस में आप ऐसा कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये अगर समझ में आ गया तो आपका रोलिंग पूरी तरीके से समझ में आ गया, आपको बचना नहीं है, इसमें से प्रॉब्लम करनी है आपको। आएगा बोलो नहीं, आगे नहीं बोलूंगा मैं यार, तो बोलो। जी सर सर। स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही है, फिर से कोई दिक्कत है यार? अब मत बोलो यार, अब स्क्रीन क्लियर आनी चाहिए नमन, अब आपके साइड में दिक्कत होगी। नो सर, ब्लर आ रही है। क्या बात मेरे है? इधर क्लियर है सर। अरे बेटा क्लियर है, ऐसे मत बोल यार। अब आपके एंड पे दिक्कत है बेटा। क्लियर है सर। ब्लर है सर, ब्लर। हाँ बेटा, जिन लोगों को भी ब्लर आ रही है अब आपके एंड पे दिक्कत है, मुझे समझ में आ जाता है बेटा। ठीक है कि मेरे एंड पे जब होती है तो सबको क्लियर होगी, किसी को भी क्लियर नहीं होगी। अगर एक बच्चे को भी क्लियर आ रही है क्लियर है तो सर। मेरे एंड पे क्लियर है, ठीक है। और मुझे समझ में आ जाता है, मेरी नेट की स्पीड बता देती है क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं आपके एंड पे तो कुछ नहीं कर सकता, पेशेंस ही कह सकता हूँ, या दोबारा रिकनेक्ट करने को बोल सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों को क्लियर नहीं आ रही हो, बट अभी मेरे एंड पे एकदम क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो अब मैंने कहा बात करते थे, अभी मैंने सिर्फ रोलिंग बोला। रोलिंग का मतलब होता है घूम रहा है और चल रहा है। अब इसमें दो केस आते हैं, प्योर रोलिंग और रोलिंग विद स्लाइडिंग कहते हैं ना। कभी देखा जब टायर घूम रहे होते हैं व्हील के तो उनको बोलते हैं प्योर रोलिंग, वो खिसक नहीं रहे होते, स्लाइड नहीं कर रहे होते हैं। पर जब आप ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, कुछ रोल कर रहे होते हैं, कुछ खिसक रहा होता है, दोनों चीज होते हैं। तो वो होती है स्लाइडिंग प्लस रोलिंग। हमें पढ़ना है प्योर रोलिंग। हमें क्या पढ़ना है, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब होता है कि बिल्कुल भी स्लाइडिंग नहीं होगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या किसी के रिस्पेक्ट में स्लाइडिंग नहीं होगी। अब प्योर रोलिंग के लिए ध्यान रखना, ये वाला सर वेलोसिटी बहुत जैसे सर इंपॉर्टेंट टायर है। जैसे कीचड़ या रेत में फंस जाता है, उस केस में जब हम उसको करते हैं तो उस केस में सिर्फ प्योर रोटेशन होगा ना? उसमें तो रोटेशन हो रहा होता है, उसमें ट्रांसलेटिंग मोशन हो ही नहीं रहा ना, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है। ओके सर। तो ये वाली वेलोसिटी पे थोड़ा ध्यान देना, अगली स्क्रीन में हम इस वेलोसिटी पे बोलने वाले हैं, ठीक है। प्योर रोलिंग के लिए मैंने इसलिए आपको पहले हाईलाइट कर दिया ताकि आप अगली स्क्रीन पे आते टाइम इस चीज को दिमाग में रखेंगे। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब जब देखो प्योर रोलिंग की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाले हैं।
मान लो ये किसी प्लेटफॉर्म पे प्योर रोलिंग हो रही है, ये प्लेटफॉर्म है, ये ओमेगा से घूम रहे हो और ये सेंटर ऑफ जो बीसीएम ये रोल कर रहा है, और मान लो ये प्लेटफॉर्म भी किसी स्पीड v नॉट से मूव कर रहा है, ठीक है। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है कि सर यहाँ पे कोई भी स्लाइडिंग नहीं होगी। स्लाइडिंग का मतलब होता है दो सरफेस के बीच का रिलेटिव मोशन। अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब दो सरफेस के बीच का रिलेटिव मोशन कैसा है, जीरो है। इट मीन जो पॉइंट कॉन्टैक्ट में है, एक पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों पॉइंट कैसे होंगे, कॉन्टैक्ट में है, प्लेटफॉर्म के पॉइंट है। एक पॉइंट प्लेटफॉर्म का, ध्यान से देखें, ये वाला पॉइंट प्लेटफॉर्म का, इसको मैंने बी बोला है, और ये वाला पॉइंट आपका बॉडी का है, जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होंगे। अगर स्लाइडिंग नहीं है इसका मतलब ये दोनों पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी ना। तो आप बोलोगे कि पॉइंट बी और बी की वेलोसिटी कैसी होगी, सेम होनी चाहिए फॉर प्योर रोलिंग। अब ए की वेलोसिटी निकालने जाएंगे तो देखो इधर की तरफ आएगा बीसीएम और इधर की तरफ आएगा आर ओमेगा, और अगर बी की वेलोसिटी निकालने जाएंगे तो वो तो इस ये प्लेटफॉर्म ट्रांसलेटिंग मोशन कर रहा है, तो जो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी है वही इस बी की वेलोसिटी होगी। तो आप कंडीशन क्या लिखोगे सर, कंडीशन लिखोगे प्योर रोलिंग के केस में, देखो वेलोसिटी ऑफ ए इन दोनों का रिजल्टेंट, मैंने कहा सर बीसीएम, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो ये किधर है, पीछे की तरफ है, माइनस आर ओमेगा शुड बी इक्वल टू वी नॉट। दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज है कि अगर वी नॉट जीरो है, मतलब मान लो कि ग्राउंड पे हो रहा है, अगर वी नॉट जीरो है तब जाके आप उसको लिख सकते हो कि VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा इज द कंडीशन। आपने हमेशा प्योर रोलिंग की कंडीशन यही पढ़ी होगी, VCM इक्वल टू आर ओमेगा, बट दैट इज नॉट द ऑलवेज कंडीशन, दिस इज द जनरल कंडीशन। अगर आपका प्लेटफॉर्म रेस्ट पे है, मतलब अगर ग्राउंड पे प्योर रोलिंग हो रही है, तब आप बोल सकते हो कि VCM इक्वल टू आर ओमेगा, या फिर किसी स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पे आपकी प्योर रोलिंग हो रही है, तब आप लिख सकते हो VCM इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि VCM माइनस आर ओमेगा इक्वल टू जीरो, तो आप बोलोगे VCM इक्वल टू आर ओमेगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए, रिलेटिव एक्सेलरेशन जो ट्रांसलेट, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात हो रही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए शुड बी इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ बी। आप बोलोगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालोगे तो फिर से देखो इधर की तरफ आएगा ACM और पीछे की तरफ आएगा आर अल्फा, तो मैं डायरेक्टली लिख के दे रहा हूं ACM माइनस आर अल्फा इज इक्वल टू होना चाहिए, अगर इसका एक्सेलरेशन दे रखा है A नॉट, दैट शुड बी इक्वल टू A नॉट। ये है प्योर रोलिंग की कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन है, आप बोलते हो कि अगर A नॉट जीरो है, मतलब प्लेटफॉर्म में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो आप कंडीशन लिख सकते हो कि सर ACM इक्वल टू आर अल्फा। तब आप लिख सकते हो ACM इक्वल टू आर अल्फा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर फॉर द प्योर रोलिंग। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? ठीक है, अब ये कंडीशन आपको हर जगह अप्लाई होगी। अब जरा देखो, इसका एक क्वेश्चन करेंगे सिंपल सा, बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं सोच एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर लेंगे। अब हम रोलिंग का क्वेश्चन नहीं करते हैं, जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कहा देखो, अब जब भी आपके रोटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने, जैसे हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बनाए थे कि पहले हम बॉडी डिसाइड कर लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, एक्सिस बना लेते हैं, और फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर लेते हैं। सेम तरीके से इधर भी होगा, वही फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करने होंगे, नेट फोर्स जीरो रखने होंगे। अब लेकिन साथ ही साथ नेट टॉर्क को भी आप नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हो, यहाँ पे भी नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा सकते हो आप। ठीक है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैंने कहा मान लो कि ये एक रॉड है, ये एक रॉड दो नाइफ एजेस पे रखी हुई, नाइफ एजेस पे रखी हुई है। इस रॉड का मास है, मान लो क्या करें, मास की वैल्यू ले लेते हैं, चलो 10 kg, और लेंथ मान लेते हैं 100 मीटर। ठीक है, मैंने कहा सर यहाँ पर इस
यहाँ से 20 मीटर पर एक वेट यहाँ पे टंगा हुआ है 1 kg का, 1 kg का वेट टंगा हुआ है। ठीक है, मैंने कहा सर इसमें मुझे, जैसे ये ए है और ये बी है, मुझे बताने हैं नॉर्मल ड्यू टू ए एंड नॉर्मल ड्यू टू बी कितना होगा, ये मुझे बताने हैं। क्वेश्चन क्लियर है आपको? ये एक रॉड है, रॉड का मास दे रखा है, लेंथ दे रखी है, इट इज बैलेंस ऑन 2 नाइफ एजेस। एक कहीं पर एक मास और टांग रखा है इस रॉड से, आपको बताना है कि सर ए और बी पे कितना नॉर्मल लग रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए होगी। अब देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने कहा ये पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, ये बताओ। अरे है या नहीं है भाई? नेट फोर्स भी जीरो होगा, नेट टॉर्क भी जीरो होगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है। रेस्ट पर है मतलब ना घूम रही है ना मूव कर रही है। अरे आवाज आ रही है, तुम लोग आंसर नहीं देते यार, बेसिक आंसर तो दिया करो। यस सर। तो आप बोलोगे सर इसमें दो कंडीशन बनेगी, नेट फोर्स जीरो निकाल सकते हो, नेट टॉर्क भी जीरो लगा सकते हो। मैंने कहा नेट फोर्स जीरो लगाओ पहले। मैंने कहा सारे इसकी एफबीटी तो बनाओ। आप बोलोगे सर एफबीटी बनाने के लिए इस रॉड पे देखो लगने वाले फोर्स बनाओ। यहाँ से एक नॉर्मल डायरेक्शन लगा रहा होगा बी, यहाँ से एक नॉर्मल डायरेक्शन लगा रहा होगा ए। मैंने कहा सर यहाँ पे देखो जितना इसका वेट है उतना ही टेंशन इस पे नीचे लग रहा होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, वेट की वैल्यू है 1 × 10, मतलब मैं 10 न्यूटन माने ले रहा हूँ। और एक इसका खुद का वेट जो उसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, दैट इज इक्वल टू 10 × 10, मतलब 100 न्यूटन। समझ में आ गया? यहाँ पे ये इस पे सारे फोर्सेस लग रहे हैं और कोई फोर्स नहीं लग रहा। मैंने कहा सर नेट फोर्स की बात कर लो, तो नेट फोर्स अपवर्ड कितना है, NA प्लस NB should be equal to डाउनवर्ड फोर्स, मतलब 10 + 100 मतलब 110 न्यूटन। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि सिग्मा Fy = 0 लगा दिया है। इसमें कोई दिक्कत? टोटल अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। एक इक्वेशन आ गई। मैंने कहा अब लगाना है नेट टॉर्क। अब किसके अबाउट लगा दो सर? क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो आप बोलोगे नेट टॉर्क किसी के अबाउट निकालो, सेम आएगा। मैं तो कहता हूँ हमेशा मैं एक ऐसा पॉइंट चूज करता हूँ टॉर्क लगाने के लिए जिस पॉइंट पे, ध्यान से लिख लेना, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस लग रहे हो। उससे फायदा ये होता है कि किसी भी पॉइंट पे कोई भी फोर्स की लाइन अगर पास हो रही होती है तो उसकी वजह से टॉर्क कितना हो जाता है, 0। मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये आप बोलते हो अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट निकाल लूं तो MA का टॉर्क 0 हो जाएगा, बिकॉज MA इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ओनली। तो R परपेंडिकुलर तो 0 हो गया। कभी भी जिस पॉइंट के अबाउट या जिस एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो और कोई फोर्स उस लाइन के अलोंग ही है या उसकी जो लाइन है वो उस पॉइंट से पास हो रही है, तो उसकी वजह से टॉर्क कितना आ जाएगा, 0। तो मैंने कहा जहां अननोन फोर्सेस ज्यादा हो उसी पे लगा दो, क्योंकि वो अननोन फोर्सेस की वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा। तो हमारे अननोन वेरिएबल्स कम आएंगे उस इक्वेशन में। तो हमने कहा आप ए पे देखिए एक अननोन फोर्स है, बी पे देखो तो एक अननोन फोर्स है, तो चाहे आप ए पे लगा लो चाहे बी पे लगा लो। मैंने कहा ए के अबाउट लिख देता हूँ। ए के अबाउट टॉर्क निकालना आपको आना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इसकी वजह से तो टॉर्क 0 होगा क्योंकि सर वो यहीं से पास हो रहा है। इसकी वजह से देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 20 है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स ऐसा है, तो R और F दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो आप क्या बोल सकते हो, बेसिकली कितना लिख दोगे, 20 × 10 इधर की डायरेक्शन में घुमा रहा है। ठीक है, मैंने कहा सर ये डिस्टेंस कितनी है, 50। फिर से देखो 50 ये R है और F वेक्टर नीचे है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, प्लस 50 × 100। ये भी नीचे की तरफ ही घुमा रहा है। देखो ए पे खड़े हो जाओ तो ऐसा लग रहा है ना कि रॉड को नीचे की तरफ लेके जा रहा है। आप बोलोगे इधर की बात कर लो, ये यहाँ से डिस्टेंस कितनी दे रखी है, आप बोलोगे सर 100। आप देखो R वेक्टर ऐसा है और B ऊपर की तरफ है, फोर्स अभी भी परपेंडिकुलर है। R परपेंडिकुलर × F लिखते हैं ना, तो आप बोलोगे सर दैट इज इक्वल टू R है 100 और 10 × B। लेकिन अब ये वाला जो है वो ऊपर की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है। देखो ये दो टॉर्क इधर की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी अंदर की तरफ। ये टॉर्क इस ए के हिसाब से ऊपर की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो देखो टॉर्क किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। तो एक को पॉजिटिव करना है तो दूसरे टॉर्क को कैसा मानना पड़ेगा, माइनस मानना पड़ेगा।
ठीक है। तो आप बोलोगे दैट सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज 0, यहाँ से सॉल्व करोगे तो एन भी आ जाएगा। क्या मैं छोड़ दूँ, आप लोग कर पाओगे? एन बी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे तो एन आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन कर Yes, sir. पाओगे? देखो प्रैक्टिस मांगेगा, क्वेश्चन कुछ है नहीं है, बस प्रैक्टिस नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। रोटेशन में कम से कम 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टारगेट रख लो कैसे करना है। 200 क्वेश्चन डीपीपी में 30 40 50 क्वेश्चन मैं दूंगा। कुछ क्वेश्चन नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के होंगे, कुछ आपको टेस्ट पेपर में मिल जाएंगे। बाकी आप तब भी आप बोलोगे 100-150 क्वेश्चन तो मेरी तरफ से आपको मिल जाएंगे। बाकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो रोटेशन में उतनी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी और आप उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम इजी लगेंगे। रोटेशन में कुछ रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो सकता है कि आपका देखा हुआ क्वेश्चन आ जाए। रोटेशन में 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चंस। प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो 3 क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। 1 क्वेश्चन जनरली सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आता है। दूसरा क्वेश्चन जनरली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से आता है। और तीसरा क्वेश्चन जनरली टॉर्क की जो फोर्स बैलेंसिंग वाली इक्वेशन है या रोलिंग वाला जो प्रॉब्लम है उनमें से मिला के आता है। तो भाई साहब 3 प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो, 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मैं कहता हूँ सारी की सारी प्रॉब्लम आपसे बन जाएंगी। रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं रोटेशन में और इजी प्रॉब्लम्स आती हैं बात की मैं बता रहा हूँ। कई आप मैं देखता हूँ, मैं जो आपके न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ ना, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स नीट में आए हुए हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं। जो मेरे नोट्स में क्वेश्चन होते हैं लगभग वो क्वेश्चन भी आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमेशा से मैं कराता हूँ, नीट में कभी आ गए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चन तो नोट से आए हुए हैं, मतलब रिपीटेटिव होंगे। मैंने अगर कराए हुए हैं तो इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा तो नहीं मैं नए क्वेश्चन बना के लेके आया हूँ। मैंने भी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपको दिए होंगे, हाँ यार ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन अगर पेपर में आके इसका मतलब वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस बोलता हूँ मैं उनको कि किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी पहले आए हुए होंगे या किसी बुक में ऑलरेडी उस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे। उसको उठा के अगर नीट ने रख दिया, फ्रेश क्वेश्चन बनाएगा, मैं बोलता हूँ वो फ्रेश क्वेश्चन। नीट हालांकि मोस्टली क्वेश्चन रिपीट ही करता है, पर रोटेशन में तो वो अपने ही क्वेश्चन रिपीट कर देता है। ठीक है, तो भाई साहब अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो रोटेशन कहीं नहीं जाएगा। 3 क्वेश्चन आपको देके जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बहुत डर लगेगा, और प्रैक्टिस करना करोगे तो मजा बहुत आता है अगर इसके आंसर आना स्टार्ट हो जाते हैं। आई होप आप लोग प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड कराऊंगा कल। 3 डीपीपीज एटलीस्ट आपको मिलने वाली है। एक में वर्क एनर्जी पावर की पेंडिंग है और 2 आपको अभी मिलेगी रोटेशन की एटलीस्ट। ठीक है, तो मुझे एक बार रिमाइंड और करा देना कल अगर मॉर्निंग में करा पाओ तो कि सर एक डीपीपी पेंडिंग है, मैं थोड़ा सा स्किप हो गया था आपके दिमाग से। ठीक है, तो मैं आपको 3 डीपीपीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक सर टेस्ट का पीडीएफ भी, क्या हो गया? टेस्ट का पीडीएफ। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ का भी रिमाइंडर है। दूसरा नेक्स्ट टेस्ट आपका जो वेडनेसडे को होगा उसका सिलेबस हम क्या रखते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर पूरा रख लेते हैं, और रोटेशन जो अभी तक हमने कराया उससे पहले का कि पूरा रख लें। चलो अभी तक ये मान के चलो कि हम रोटेशन, सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक रखेंगे। अगर हमारी मंडे तक प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ, अगर हमारी मंडे तक प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, डीपीपी के क्वेश्चन अगर डिस्कस हो जाएंगे तो मैं रोटेशन का बाकी पोर्शन इंक्लूड करूंगा, अदरवाइज मैं आपका बाकी पोर्शन इंक्लूड नहीं करूंगा। वर्क एनर्जी एंड पावर पूरा पहले और बाद का जो आ चुका है वो भी, और जो नहीं आया वो तो आया नहीं आएगा। रोटेशन अभी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास तक काउंट करके रखिए। अगर हमने मंडे तक अच्छी, अभी हमारे पास 3 दिन है, 1 या 2 क्लास मुझे भी और मिलेगी और डीपीपी मिलेगी। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो हम रोटेशन का बाकी पोर्शन भी रखेंगे, अदरवाइज हम सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक रखेंगे। किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए